हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज या फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इसके पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, उसमें मिनरल्स के टाइप्स को डिस्कस किया, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन किस किस तरीके से होता है उसको डिटेल में डिस्कस किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड कैसे था उसको डिस्कस किया। आज हम लोग उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर के पार्ट 1 का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कैसे है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आयरन डिपॉजिट्स भारत में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और भी बहुत सारे राज्यों में है। बॉक्साइट मोर देन 50% आर इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। बॉक्साइट का डिपॉजिट इंडिया में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 50% तक है। और बाकी राज्य कौन कौन से हैं तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कॉपर के लिए इंपॉर्टेंट भारत का प्लेस कौन सा है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। मीका के लिए कौन सा प्लेस इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान। मैंगनीज के लिए उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। लाइमस्टोन के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। गोल्ड के लिए कोलार माइंस इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। ये सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस है हमारे इंडिया में मिनरल्स के डिपॉजिट्स के लिए। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को क्यों सुरक्षित रखना चाहिए, मिनरल्स को क्यों बचाना चाहिए, क्यों उसका लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सारे मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल का सीधा मतलब है कि एक दिन इस्तेमाल करते करते ये सारे मिनरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन। इसके बनने में हजारों साल लग जाते हैं, इसके कॉन्सेंट्रेट होने में, इसके फॉर्मेशन में हजारों साल लगते हैं, इसलिए मिनरल्स को सेव करना चाहिए। ह्यूमन कंजम्पशन इज हायर एंड फॉर्मेशन ऑफ इट इज स्मॉलर एंड स्लोअर। ह्यूमन कंजम्पशन मिनरल्स का बहुत ज़्यादा है, ह्यूज क्वांटिटी में है और इसका नेचुरल फॉर्मेशन और इसका कंसंट्रेशन होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। ये स्लोअर भी है और स्मॉलर भी है। तो इस तरीके से यदि स्लोअर और स्मॉलर कंसंट्रेशन फॉर्मेशन पे ह्यूमन कंजम्पशन हाई कर लिया जाए तो बहुत जल्द सारे नेचुरल रिसोर्सेज और खासकर हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं ये जल्द समाप्त हो जाएंगे। जल्द समाप्त हो जाएंगे तो इससे ह्यूमैनिटी को लॉस होगा, ह्यूमन सोसाइटी को लॉस होगा। So it is necessary to reduce wastage, recycling of minerals and is another way for it conservation। तो इस तरीके से हमें मिनरल्स को वेस्टेज होने से बचाना चाहिए, रिसाइकलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, उसमें मेटल्स का रिसाइकलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और ये कुछ तरीके हैं जिससे मिनरल कंजर्वेशन किया जा सकता है, मिनरल को बचाया जा सकता है और उसका दुरुपयोग को रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। यूज ऑफ एफिशिएंट मेथड्स ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग टू मिनिमाइज द वेस्टेज। हम जो भी माइनिंग का तरीका अपनाएं उस तरीका में मिनरल्स की अच्छी से अच्छी क्वालिटी लेस वेस्टेज के साथ निकाल लें और इससे क्या होगा कि मिनरल्स का वेस्टेज कम हो जाएगा और उसका ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर इस्तेमाल ह्यूमैनिटी कर पाएगा। पावर और एनर्जी रिसोर्सेज, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पावर या एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी इज फंडामेंटल टू द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ्स। ह्यूमन लाइफ के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का मतलब यदि हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें तो इलेक्ट्रिसिटी से ह्यूमन बीइंग बहुत तरह की ज़रूरतें पूरी करता है। डोमेस्टिक ज़रूरत हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, हर तरह के ज़रूरत को इलेक्ट्रिसिटी से फुलफिल किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी जहाँ है वहाँ ह्यूमन लाइफ, उसकी क्वालिटी,
उसका लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हो जाता है, हाई हो जाता है। वैसी एनर्जी रिसोर्सेज में हम पेट्रोलियम की बात कर ले तो पेट्रोलियम जहाँ है वहाँ पर लोग आसानी से ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, फास्टर वे यूज करते हैं और इससे वो एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से मिनरल्स और खासकर एनर्जी रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग के लाइफ के साथ जुड़ता है तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हो जाता है। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एन अनइंटरप्टेड एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ पावर। यदि ह्यूमन बीइंग को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले तो उसकी लाइफ, उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल तरीके से जो पॉपुलर वे है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कोल को जलाकर थर्मल पावर प्लांट से भी जनरेट किया जाता है, ये सबसे पॉपुलर तरीका है। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आज के डेट में मॉडर्न तरीका है, इसमें न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है जो बहुत पावरफुल होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, इसमें रिवर वाटर जो कि माउंटेनियस रीजन में होता है वहाँ पर टर्बाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो ये कुछ पॉपुलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के तरीके हैं। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ये कुछ नॉन कन्वेंशनल टाइप्स है। जिस नॉन कन्वेंशनल का सीधा मतलब हो गया कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, तो टाइडल, सोलर, विंड या जियोथर्मल। टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, सारे एनर्जी रिसोर्सेज को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक कन्वेंशनल सोर्सेज, दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज हम उससे बोलेंगे जो परंपरागत तरीके से सदियों से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल उन सारे सोर्सेज को बोलेंगे जिसे हम बिल्कुल नया तरीका बनाए हैं, बिल्कुल मॉडर्न तरीका है, और ये मॉडर्न तरीका हमारे रिसोर्सेज को, मिनरल्स को, एनर्जी रिसोर्सेज को बचाएगा, कंजर्व करेगा। तो ये 2 तरीके हैं, एक कन्वेंशनल यानी परंपरागत तरीका और दूसरा नॉन कन्वेंशनल जिसको कि हम लोग गैर परंपरागत या रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। फर्स्ट इसमें कोल है, फायरवुड है। फायरवुड का मतलब हो गया सूखी लकड़ियां जो पहले के ज़माने में लोग कलेक्ट करते थे। आज भी रूरल प्लेसेस में और पैच ऑफ इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस में, खासकर फॉरेस्ट एरिया में, ऐसे लोग आज भी इस फायरवुड पे डिपेंडेंट है। वो इसको एक एनर्जी रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसके थ्रू अपने डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करते हैं, कुकिंग करते हैं फूड का। कोल भी डोमेस्टिक नीड में इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम भी एक एनर्जी रिसोर्सेज है, ये भी कन्वेंशनल है। इस पेट्रोलियम से व्हीकल्स चलाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट नेचुरल गैस के 2 फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं। एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी व्हीकल्स में यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, और दूसरा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो डोमेस्टिक यूज में होता है फूड को कुक करने के लिए। थर्मल एनर्जी, इसी कोल को जलाकर थर्मल एनर्जी जनरेट किया जाता है और उस थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनता है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम और आप, एक पॉपुलर मीडियम है इंडिया में, उसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये रिवर वाटर या फिर बहुत सारे रेन वाटर से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। और इस तरीके से ये सारे कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन कन्वेंशनल कहलाते हैं। इसको हम लोग हिंदी में गैर परंपरागत भी बोलते हैं। ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं और ये लेस कॉस्टली होता है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के मॉडर्न डेज में इसी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेज, दीज आर ट्रेडिशनल सोर्सेज वाइडली इन यूज एंड हाईली पॉपुलर।
ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये ज़्यादातर पॉपुलर है, लोकप्रिय सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग सब जानते हैं कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो ये सब पॉपुलर सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑल आर नॉन रिन्यूएबल एक्सेप्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं एक्सेप्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है? रिवर वाटर से। कहाँ बनता है? हिली एरियाज में, माउंटेनियस रीजन्स में। तो इस तरीके से रिवर वाटर के थ्रू बनने वाला एनर्जी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोल, सोर्स ऑफ पावर फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल। कोल का इस्तेमाल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों यूज में किया जाता है। यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग द ओर्स ऑफ मेटल्स, स्टीम शिप्स इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल पावर। इस कोल का इस्तेमाल हर एक तरह के मेटल्स को स्मेल्ट करने के लिए, यानी उसके जो भी इम्प्योरिटीज है उसको हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर स्टीम शिप्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। ब्लास्ट फर्नेस में थर्मल पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल को इस्तेमाल किया जाता है। फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, कोल सेडिमेंट्री रॉक के डिपॉजिट्स में पाया जाता है। द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल आर, कोल के मेन कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हो गए? तो ये कार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, मॉइस्चर और एसेज यानी राख, ये सब कोल के प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स हो गए। अलग अलग फॉर्म, 4 टाइप्स का कोल 4 टाइप्स का होता है। ये 4 टाइप्स कौन है? तो सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट बेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें 90% कार्बन कंटेंट है और इसका सीधा मतलब है कि ये हीट भी ज़्यादा देगा, ये लाइट भी ज़्यादा देगा, इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगा, और उसी तरीके से अपोजिट साइड में एसिड कम होगा, इसमें धुआं कम, स्मोक कम होगा, और इस तरीके से एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। सेकेंड पोजीशन पे बिटुमिनस है जिसमें 80% कार्बन कंटेंट होता है। थर्ड लिग्नाइट होता है, इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं, ये नेवेली तमिलनाडु में इसका डिपॉजिट पाया जाता है। और फोर्थ सबसे घटिया क्वालिटी पिट कोल होता है जिसमें लाइट कम होता है, जिसमें हीट कम होता है, जिसमें स्मोक ज़्यादा होता है, जिसमें बर्निंग कैपेसिटी भी कम होता है। तो इस तरीके से पिट कोल का वेराइटी सबसे वर्स्ट है और एंथ्रासाइट बिटुमिनस सबसे बेस्ट है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स चाइना, यूएसए, इंडिया। कोल के लीडिंग प्रोड्यूसर्स में वर्ल्ड में नंबर 1 चाइना है, उसके बाद यूएसए, फिर इंडिया है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोल का है। मोस्टली फाउंड इन दामोदर वैली बेल्ट, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो। दामोदर वैली का जो बेल्ट है वेस्ट बंगाल से सटा हुआ, झारखंड और उड़ीसा से सटा हुआ, इस एरिया में सबसे बड़ा कोल डिपॉजिट पाया जाता है। मुख्य स्टेट्स हो गए वेस्ट बंगाल, झारखंड, और मेन सिटीज हो गया झरिया, रानीगंज, बोकारो। कोल के एडवांटेजेस क्या हैं? एक्सटेंसिवली अवेलेबल, ये चारों तरफ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए ये इसका एक एडवांटेज है। एफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम लोग बहुत दिनों से इससे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। डिसएडवांटेज क्या है? तो इससे पॉल्यूशन होता है, कोल को जलाने से स्मोक निकलता है, स्मोक से एयर पॉल्यूशन होता है। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, बहुत भारी होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इसमें ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोलियम, ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं और मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। इट इज रेफर्ड टू एज लिक्विड और ब्लैक गोल्ड। हम पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं और ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स। ये सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट्स में पाया जाता है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाया जाता है। लिक्विड में हम लोग पेट्रोलियम यूज करते हैं, गैसियस में हम लोग नेचुरल गैस यूज करते हैं। ऑन रिफाइनिंग इट प्रोड्यूसेस पेट्रोल एंड डीजल, केरोसिन, केमिकल लाइक
नेप्था, फिनाइल, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, टार, वैक्स, ईटीसी। इसको रिफाइन करने के बाद बहुत तरह के पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो फ्यूल के रूप में होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और वो डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, और भी ऑटोमोबाइल या इंजन ऑयल हो सकते हैं। उसके अलावा केमिकल्स हैं, केमिकल्स में नेप्था, फिनाइल, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, टार और वैक्स है। हम प्लास्टिक को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिससे हमारा जो भी इन्वायरमेंट है ये बहुत तेज़ी से डिग्रेड हो रहा है। उसके अलावा इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी होता है। फाउंड इन यूएसए, मैक्सिको, ब्राज़ील, रोमानिया, रसिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, म्यांमार, इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया। इन सभी देशों में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन इंडिया, आसाम, गुजरात, मुंबई हाई, ईटीसी। इंडिया में आसाम, गुजरात और मुंबई हाई जैसे जगहों से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। नेचुरल गैस, अब हम लोग नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं। फाउंड मोस्टली अलोंग विथ पेट्रोलियम, ये भी पेट्रोलियम के साथ साथ पाया जाता है। जहां जिस सेडिमेंट्री रॉक में कोल या पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पर ये नेचुरल गैस भी पाया जाता है। फाउंड इन यूएसए, रसिया, यूके, कनाडा। ये यूएसए में सबसे ज़्यादा, उसके बाद रसिया, यूके और कनाडा में इसका बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स पाया जाता है। इंडिया में कहाँ पाया जाता है? तो इंडिया में कृष्णा गोदावरी बेसिन में, बॉम्बे हाई में, गल्फ ऑफ कैम्बे में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में इसका लार्ज डिपॉजिट पाया जाता है। ये नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पेट्रोलियम भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड कोल भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलग फॉर्म एक सीएनजी का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कर रहे हैं। ये फ्यूल के रूप में काम आता है। फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। इट इज़ अ पॉपुलर इको फ्रेंडली फ्यूल। ये इको फ्रेंडली फ्यूल है क्योंकि इसमें स्मोक बिल्कुल नहीं के बराबर निकलता है। ऑयल का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ ऑयल, इजी ट्रांसपोर्ट, इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान है। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए एक आधार की तरह काम करता है, बेसिस की तरह काम करता है। एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस, इजी ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइपलाइंस। जो नेचुरल गैस है इसको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। क्लीनर देन ऑयल, ये ऑयल से ज़्यादा साफ सुथरा सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्यूल है। एंड कोल चीपर देन ऑयल, ये ऑयल या कोल से ज़्यादा क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है और ऑयल से ज़्यादा सस्ता होता है। तो नेचुरल गैस ज़्यादा चीपर होता है पेट्रोलियम के कंपैरिजन में। डिसएडवांटेज क्या है ऑयल और नेचुरल गैस का, उसको भी देख लेते हैं। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, गैस लीकेज का चांसेस ज़्यादा रहता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज एसिड रेन, इस ऑयल और नेचुरल गैस का डिसएडवांटेज ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब ये इस्तेमाल होता है तो इसके वजह से पॉल्यूशन बढ़ता चला जाता है और पॉल्यूशन बढ़ने से एसिड रेन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ इसके नेचुरल गैस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। हाइडल पावर, हाइडल पावर को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। रेन वाटर, रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट over turbine blades turn the generator to produce electricity, hydroelectricity। ये मोस्टली हिली एरियाज में, माउंटेनियस रीजन में यूज किया जाता है। वहाँ पर रिवर को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा दीवार बनाया जाता है, वो लार्ज डैम्स के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर उसके थ्रू छोटे छोटे पाइप के थ्रू पानी को बहुत हाइट से छोड़ा जाता है और बहुत नीचे बिल्कुल गहराई में डीपर पार्ट पे टरबाइंस लगे होते हैं। टरबाइंस के ब्लेड्स पे जब ये वाटर बहुत फोर्स में गिरता है तो उसके ब्लेड्स रन करना स्टार्ट करते हैं, मूव करने लगते हैं और उसके वजह से जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। जनरेटर के स्टार्ट हो जाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी को डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों तरह के यूजेस किए जाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हाइडल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये है
कि यह सिर्फ हिली एरियाज में ही प्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा, इसको ट्रांसमिट करके बहुत दूर तक नहीं भेजा जा सकता, उसको आसपास के एरिया में ही दिया जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है। वर्ल्ड्स 1/4 प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी बाय इट, पूरे वर्ल्ड का 1/4 प्रोडक्शन यानी 25% प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चाइना, ये इंपॉर्टेंट कंट्री है जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। इंडिया में कहां हो रहा है तो भाखड़ा नांगल डैम, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली, ये सब वो इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर बिग डैम्स बनाकर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं, जैसे पहला, ये सस्ता चीपर होता है। दूसरा, नॉन पॉल्यूशन होता है, इसमें पॉल्यूशन का चांसेस नहीं होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के दौरान जो वाटर का यूज किया जाता है उस वाटर को इरिगेशन के लिए कैनल वाइज भेज के या उसमें फिशिंग या ट्रांसपोर्टेशन किसी और सोर्स को भी धीरे धीरे जनरेट किया जा सकता है। ये इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेज हो गए। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे इस सारा सेटअप को तैयार करने में कॉस्टली होता है। दूसरा, बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं जिसकी वजह से एक लार्ज कम्युनिटी को डिस्प्लेसमेंट झेलना पड़ता है, उनको एक जगह से दूसरे जगह भेजना पड़ता है। उनके उस दौरान जो भी विलेज वगैरह हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, तो इस तरीके से उनका पूरा लाइवलीहुड जीरो हो जाता है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लाऊंगा, ये उसका लास्ट पार्ट होगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।